हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन जो होता है उसका नेचर वर्सेटाइल है, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नेचर शो कर सकता है। किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे, वो हमें यहाँ पे आज स्टडी करनी है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कार्बन एलिमेंट शो वर्सेटाइल नेचर इज ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये जो कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिखाई दे रही इन प्रॉपर्टी के बेसिस पे कार्बन जो होता है वो वर्सेटाइल नेचर शो करता है। पहली प्रॉपर्टी जो है मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज टेट्रावेलेंसी। पहले मैं इन सारी प्रॉपर्टी का एलिमेंट्री आइडिया दे दूंगा, उसके बाद मैं वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, टेट्रावेलेंसी का मतलब होता है कार्बन है फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे दूसरे एलिमेंट के साथ शेयरिंग करें या फिर लॉस और गेन करें, तो इस तरीके से कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या शेयर कर रहा है या गेन कर रहा है, दैट इज नोन एज टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन एलिमेंट दूसरे कार्बन से सेल्फ लिंकिंगली आपस में कैसे कंबाइन होता है, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विद अनदर कार्बन दैट इज कैटिनेशन। इसके बाद कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। आपको पता है कि कार्बन जो होता है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशंस करता है ना। अब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो कैसे, एक कार्बन का दूसरे कार्बन से कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, साथ में हाइड्रोकार्बन्स कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, वो सब डिटेल हम कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी का मतलब होता है ऐसा फिनोमिना जिसमें सेम तो केमिकल प्रॉपर्टी हो लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो। मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं एलोट्रोपी। ठीक है, इसके बाद है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, लेकिन उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो, इसे कहते हैं आइसोमेरिज्म। इस तरीके से फाइव टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं, डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी कार्बन। इसी प्रॉपर्टी के कारण हम इसको वर्सेटाइल नेचर कहते हैं। अब हम क्या करेंगे कि वन बाय वन सभी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन। जैसे टेट्रावेलेंसी पहले होगा, फिर कैटिनेशन, फिर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशंस, फिर एलोट्रोपी, फिर आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ टेट्रावेलेंसी। तो बात करें टेट्रावेलेंसी की। टेट्रावेलेंसी का मतलब होता है कार्बन एटम हैव फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल और ऑर्बिट। कार्बन जो एटम होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बात आती है कि वो अपने फोर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बैलेंस करें ताकि किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, ताकि वो आसानी से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अटेन कर ले। मतलब हाउ कार्बन एटम अटेन स्टेबिलिटी, मतलब कैसे कार्बन एटम स्टेबिलिटी को अटेन कर सकता है। उसके पास तीन तरीके हैं, तीनों तरीकों में से देखें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहला तरीका जो आपको दिखाई दे रहा है वो है बाय लॉस ऑफ फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो लॉस कर दे तो किसके बराबर पहुंच जाएगा वो, हीलियम के बराबर। हीलियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 2 होता है। इसका मतलब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दे तो किसके बराबर पहुंच जाएगा, हीलियम के बराबर। इसके कारण वो स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा। ठीक है, दूसरा केस बाय गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर ले तो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स उसमें हो जाएंगे 6 पहले थे और 4 और आगे 10 हो, और 10 का मतलब वो पहुंच गया नियोन के बराबर। ठीक है, तो नियोन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है, 10 होता है।
इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए नियोन में 10 और इसमें भी कितने हो गए 10। तो नियोन के बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अटेन कर ले तो भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। तीसरा केस है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये किसी दूसरे एलिमेंट या एटम के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर ले तो भी स्टेबिलिटी अटेन कर सकता है। ठीक है। तो वन बाय वन सबके हम फायदे और नुकसान सब हम समझते जाते हैं। सबसे पहला केस है बाय लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है तो क्या होता है। ठीक है। इसको समझने से पहले एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, ये हमें पता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 4 होती है। k ऑर्बिट में 2 आते हैं, l में 4 आते हैं। अगर न्यूट्रल एटम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 6, प्रोटॉन भी कितने होंगे 6 और न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे 6। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट। इसी कारण प्रोटॉनिक आयंस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं। पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स 2 है और अगले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स 4 है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, लॉस का मतलब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाएगा। और आपको पता है निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे इलेक्ट्रॉन्स निकालती है। जैसे ही मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में से रिमूव आउट हो गया। ठीक है। रिमूव आउट होने के बाद हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि प्रोटॉन तो इसके अंदर 6 है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अब हो गए 5 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। अब आपको पता है प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव, ये बात आपको पता ही है। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो एज कंपेरिजन टू नेगेटिव चार्ज वो कम हो गया क्योंकि एटम अब न्यूट्रल नहीं है, अब वो चार्ज स्पीशीज हो गया। ठीक है। तो चार्ज स्पीशीज होने की कंडीशंस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से कम हो गया और प्रोटॉन ज्यादा है। तो इसका मतलब इफेक्टिव जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्रोटॉन का या न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पे वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे जो अट्रैक्शन वो बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे कि दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को और निकालना चाहते हैं। हमारा काम ये कि पहला इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, हमें इलेक्ट्रॉन्स कितने निकालने हैं, 4 निकालने हैं। तो अगले इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे तो एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन्स को निकालने से कहीं ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। अगर हमने इतनी एनर्जी दे भी दी तो इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हो गए, 4 हो गए। अब आप देखो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स पे और भी ज्यादा हो गया। और भी ज्यादा हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि बाकी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात। तो जितनी ज्यादा आयोनाइजेशन देंगे तो एटम क्या हो, धीरे धीरे उसके पास एनर्जी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, एटम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अगर एटम अनस्टेबल हो गया तो स्टेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो खत्म ही हो गया। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि कार्बन जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकता है। इसका मतलब पहला केस जो है वो हमारे सामने क्लियर हो गया कि बाय लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन कैन नॉट अटेन द स्टेबिलिटी, कार्बन अटेन स्टेबिलिटी नहीं कर सकता है। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं सेकंड केस पे, बाय गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे समझेंगे, जैसे अभी आपको पता है जो कार्बन है उस कार्बन के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और अगले वाले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको गेन करने मतलब इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स इसमें मिलाने पड़ेंगे, डालने पड़ेंगे। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स डालता हूं तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है ताकि इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट के अंदर आ जाए। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे, अब आने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। धीरे धीरे क्या होगा, हम इसमें एनर्जी देते जाएंगे और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप देखो अब कॉन्सेप्ट कुछ उल्टा हो गया। कैसे, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन कितने थे 6, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने थे 6, लेकिन जब मैंने इसको एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन्स इसमें बाहर से बढ़ाने स्टार्ट कर दिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड करने स्टार्ट कर दिए, तो आपको पता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आपको याद हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस तरीके से कॉन्सेप्ट है जो मैं स्टार्टिंग बताए थे, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होगा कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है और 6 प्रोटॉन है तो हमने इसको बाहर से एनर्जी दी ताकि इलेक्ट्रॉन्स में ऐड हो जाए। तो अगर हमने एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 7,
हो गए सात। अगर इलेक्ट्रॉन सात हो गए तो आपको पता है इफेक्टिव जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्रोटॉन का एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन वो तो कम हो गया। कम हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज अब बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स अगर हम और ऐड कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है और हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स और क्यों कितने ऐड करने हैं, चार करें जब तो ये नियॉन के बराबर पहुंचेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन हो गए सात, एक और ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, आठ। अब आप देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो दोनों डिसबैलेंस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो रहे हैं। इसका मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे हम नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो एटम क्या होगा, उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, फाइनली एटम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा, मतलब डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेरिजन टू प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है। तो होल्ड नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसमें से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे या फिर ये स्टेबिलिटी अटेन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब तो गेन ऑफ को इलेक्ट्रॉन्स जो कॉन्सेप्ट है वो भी लागू नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है अगर वो चार इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए 10 और प्रोटॉन कितने रह गए, 6। तो प्रोटॉन तो होल्ड नहीं कर सकता अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और होल्ड नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो स्टेबिलिटी अटेन नहीं कर सकता। इसका मतलब कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो चार्ज आएगा 4 पॉजिटिव, तो 4 पॉजिटिव वाला केस भी नहीं हो सकता। अगर ये चार इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो C4 नेगेटिव हो जाएगा, तो C4 नेगेटिव भी नहीं बन सकता और C4 पॉजिटिव भी नहीं बन सकता, मतलब लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ कार्बन, क्योंकि स्टेबिलिटी अटेन नहीं हो पा रही। अब बात आ गई थर्ड केस। थर्ड केस कौन सा है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एलिमेंट या एटम के साथ म्यूचुअल शेयर कर ले, और म्यूचुअल शेयर करेगा तो आपको पता है स्टेबिलिटी आती है। आपको पता है किसके साथ म्यूचुअल शेयर कर सकता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, और या एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ अगर म्यूचुअल शेयर कर सकता है। तो म्यूचुअल शेयरिंग से आपको पता है जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग से कौन से बॉन्ड बने, कोवलेंट बॉन्ड। जिसका मतलब ये बात हमें और क्लियर हो गई कि कार्बन जो होता है वो आयनिक बॉन्ड नहीं फॉर्म करता, डू नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड तो ये बनाता ही नहीं है। कौन से बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा म्यूचुअल शेयरिंग से। म्यूचुअल शेयरिंग से क्या होगा कि कार्बन जो है वो स्टेबिलिटी अटेन कर सकता है। तो हमारे सामने सिर्फ एक केस बच गया बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है म्यूचुअल शेयरिंग किस तरीके से होती है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से मैंने आपको बताया था। कार्बन जो होता है उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, सभी जगह हाइड्रोजन आ जाते हैं। इस तरीके से हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन जो है वो इस तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा कार्बन के साथ, और कार्बन इस तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा, और इस तरीके से हाइड्रोकार्बन क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब कार्बन जो है म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बना सकता है। ये बात एक और याद रखनी है, कार्बन जो है वो कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन से फुल बॉन्ड नहीं बना सकता। ये भी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर फोर बॉन्ड बनाएगा तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको कोवलेंट बॉन्ड्स आएंगे जब इसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से पहला कॉन्सेप्ट टेट्रा वैलेंसी आपको समझ में आया। टेट्रा वैलेंसी में कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन नहीं कर सकता, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है किसी दूसरे एटम के साथ ताकि स्टेबिलिटी अटेन हो जाए। इस तरीके से पहला कॉन्सेप्ट टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट।